हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं लिस्ट मैनिपुलेशन चैप्टर और हम ट्राई करेंगे कि आज की क्लास में जो है हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाए। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 11th का सीएस और आईपी का सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हैं एट प्रेजेंट, चाहे वो आपका कंप्यूटर साइंस हो या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, दोनों ही यूनिट 1 में जो है आपका पाइथन लैंग्वेज है और इसीलिए हम पाइथन लैंग्वेज को बेसिक से स्टडी कर रहे हैं। स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, जिसमें हमारे पाइथन के बेसिक्स फर्स्ट चैप्टर थे, पाइथन फंडामेंटल था हमारे पास, और उसके बाद डाटा हैंडलिंग हमने पढ़ा था। डाटा हैंडलिंग में हमने अलग अलग तरह के ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर जो पढ़ा वो हमने फ्लो कंट्रोल पढ़ा। फ्लो कंट्रोल में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स, इफ एल्स, एलिफ, इन सब का यूज करना पड़ा। उसके बाद हमने आइटरेटिव स्टेटमेंट्स पढ़ी। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स में हमने फॉर लूप, व्हाइल लूप वगैरह स्टडी किया, क्योंकि आप कोई भी प्रोग्राम अगर पाइथन में लिखते हैं तो बिना कंडीशनल स्टेटमेंट्स और बिना आइटरेटिव लूप्स के आपका प्रोग्राम कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा, उसमें आपको या तो कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज मिलेगा या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स का यूज मिलेगा, बट कोई ना कोई टॉपिक उसमें आपका इंक्लूड जरूर हो रहा होगा। इन 3 बेसिक चैप्टर्स के बाद जो हमारा 4th चैप्टर था वो था स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के बाद हमारा 5th चैप्टर जो लिस्ट मैनिपुलेशंस है वो हम अभी कर रहे हैं, और आज ये इस चैप्टर की हमारी 5th वीडियो है और इस वीडियो में हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि अभी तक का जो पार्ट था वो आपको समझ आया होगा। टेलीग्राम चैनल की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कंटेंट से रिलेटेड या फिर वैसे भी आपको कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस में किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम आज की क्लास में टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं मेकिंग ट्रू कॉपीज ऑफ अ लिस्ट। अब यहाँ पे ट्रू कॉपीज का मतलब क्या है? जब हम किसी भी लिस्ट को दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं तो उसकी कॉपी क्रिएट हो जाती है, जैसा कि स्ट्रिंग्स के केसेस में भी हमने देखा था और हम बाकी वेरिएबल्स के केसेस में भी करते आए हैं। बट जब हमने स्ट्रिंग मैनिपुलेशन पढ़ा तो हमने स्ट्रिंग में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि उसकी ट्रू कॉपीज क्रिएट करनी है, या फिर जब हम इंटीजर, फ्लोट्स और उन डाटा टाइप्स के साथ डील कर रहे थे वहां भी हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। तो फिर जब लिस्ट वाले टॉपिक में हमें सबसे पहली चीज तो यही आती है कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। जस्ट सपोज एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4, ये एक लिस्ट है। अब मैंने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर दी, LC = L। अब यहाँ पर ये LC जो है वो किसे पॉइंट करेगा? इस लिस्ट 1 2 3 4 को। आप प्रिंट करवा कर देख लीजिए, जब आप प्रिंट L देंगे तो भी आपकी यही लिस्ट प्रिंट होगी 1 2 3 4, और अगर आप स्टेटमेंट देते हैं प्रिंट LC, उस केस में भी आपकी यही सेम लिस्ट जो है वो प्रिंट होगी। एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में क्या होता है? जस्ट सपोज ये आपकी मेमोरी लोकेशन है, यहां पर आपकी कॉन्टिन्यूअस मेमोरी में जो है आपकी लिस्ट स्टोर हो जाएगी। अब जो आपके पॉइंटर्स हैं A और B, नॉट A और B, L एंड LC, तो ये जो हमारा पॉइंटर है L, ये किसे पॉइंट कर रहा था? इस लिस्ट को। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल लिया LC और उसमें हमने L को स्टोर करवाया, तो अब LC भी किसे पॉइंट कर रहा है? इस लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो जब ये दोनों ही पॉइंटर्स, ये दोनों ही वेरिएबल्स सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो इससे होगा क्या कि जब हम एक वेरिएबल में चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंजेस शो होंगे। अब यहीं पर जाकर हमारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। अभी तक हमने जितने भी डाटा टाइप्स पढ़े थे, फिर चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो या फिर स्ट्रिंग हो, वो सारे ही डाटा टाइप्स कैसे डाटा टाइप्स थे? इम्यूटेबल डाटा टाइप्स थे। इम्यूटेबल डाटा टाइप्स का मतलब क्या होता है कि उनमें इन प्लेस चेंजेस नहीं होते थे। जिस मेमोरी लोकेशन पे वो स्टोर्ड हैं वहां पर उनमें कोई चेंज नहीं होता था। जैसे ही आप उनकी वैल्यू चेंज करते थे उनकी मेमोरी लोकेशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती थी। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, S = hello आपने लिया, ठीक है। अब इस हेलो में मैं चाहती हूँ कि ये जो मैंने कैपिटल H लिया है मेरा ये भी स्मॉल हो जाए, तो हमारे पास
इंडिविजुअल एलिमेंट को मॉडिफाई करवाने का तो कोई तरीका होता नहीं है। अब मान लो मैंने इसकी एक कॉपी भी क्रिएट कर ली, sc इज इक्वल टू हेलो, सॉरी sc इज इक्वल टू एस हम लेंगे, तभी उससे हमारी जो है कॉपी क्रिएट होगी। sc इज इक्वल टू एस, ठीक है। अब एट प्रेजेंट क्या हो रहा है, एक मेमोरी लोकेशन पे आपका हेलो जो है वो स्टोर है, s भी इसे पॉइंट कर रहा है और आपका sc भी जो है वो इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल टाइप होती हैं तो स्ट्रिंग में इंडिविजुअल एलिमेंट्स को मॉडिफाई करवाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यानी कि आप यहाँ इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि s ऑफ 0 इज इक्वल टू आपने स्मॉल h लिख दिया, जैसे कि आप लिस्ट के केस में पढ़ते हो। तो यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। अगर आपको इस h को स्मॉल करना भी है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इकलौता तरीका क्या है, s इज इक्वल टू हेलो। और जैसे ही आप ये स्टेटमेंट पास करोगे होगा क्या, एक और मेमोरी लोकेशन पे आपका हेलो जो है वो स्टोर होगा, ये लिंक आपका ब्रेक होगा और अब जो ये s है वो इसे पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो अब s और sc आपके अलग अलग हो गए, तो यानी कि तो आपने s में जो चेंज किया वो sc में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इन प्लेस चेंजेस यहाँ पॉसिबल नहीं होते हैं। अब वापस आ जाते हैं हमारी लिस्ट पे, जो हम लिस्ट में कर रहे थे कि ये हमने यहाँ पे कॉपी क्रिएट की थी, LC पॉइंट कर रहा था इस लिस्ट को। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं L में कुछ चेंजेस करना चाहती हूँ। अब क्योंकि लिस्ट जो है वो कैसी होती है, म्यूटेबल टाइप की होती है, तो म्यूटेबल टाइप्स की लिस्ट में इन प्लेस चेंजेस जो है वो पॉसिबल है। तो अगर मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरा जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट है वो 1 ना होकर 10 हो, तो मैं इस तरीके से चेंज कर सकती हूँ, L ऑफ 0 इज इक्वल टू 10। जब मैं L ऑफ 0 इज इक्वल टू 10 करूंगी तो क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है, इन प्लेस चेंजेस होंगे, इसी सेम मेमोरी लोकेशन पे मेरा 1 की जगह क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमारा L भी इसे ही पॉइंट कर रहा है, LC भी इसे ही पॉइंट कर रहा है, तो होगा क्या, L और LC दोनों में ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। अब इस स्टेटमेंट के बाद जब आप L को प्रिंट करवाओगे तो आपकी लिस्ट क्या डिस्प्ले होगी, 10 2 3 4, एंड अगर आप LC को डिस्प्ले करवाओगे तो भी हमारी लिस्ट क्या होगी, 10 2 3 4। तो बेसिकली हमारा कॉपी क्रिएट करने का पर्पस तो फुलफिल हुआ ही नहीं। जनरली हम किसी भी वेरिएबल को कॉपी करके क्यों रखते हैं, ताकि उसकी एक्चुअल वैल्यू रिटेन रह सके। यानी कि इनिशियली हमारे पास जो वैल्यू है, मान लो हमें उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है, बट हम चाहते हैं कि हमारी ओरिजिनल वैल्यू भी एज इट इज रहे, अगर बाद में हमें उसकी जरूरत पड़ जाए तो इसलिए हम उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं। बट यहाँ तो वो काम हुआ ही नहीं, यहाँ तो जो भी चेंजेस हुए वो दोनों में होते जा रहे हैं, तो हमने दो वेरिएबल्स को लिया ही क्यों, तो यहाँ तो हमारी कॉपी क्रिएट हो ही नहीं पाई। इसलिए हम लिस्ट में ट्रू कॉपीज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि लिस्ट जो है वो म्यूटेबल टाइप होती है। अब से पहले हमने जितने डाटा टाइप्स पढ़े, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट वगैरह, वो इम्यूटेबल होते थे, तो वहां पे वैसे ही चेंजेस जो है इन प्लेस नहीं होते थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन लिस्ट क्योंकि म्यूटेबल है, यहाँ इन प्लेस चेंजेस होते हैं, तो इसलिए यहाँ हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी कि सिर्फ असाइनमेंट से हम किसी भी वेरिएबल की कॉपी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। वो तो दोनों सेम ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो हम उन्हें सेम ही मान सकते हैं, वो कॉपी है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि हम किस तरीके से जो है वो कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, लिस्ट को की एक्चुअल कॉपी क्रिएट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं। जब मैंने आपको लिस्ट क्रिएट करना सिखाया था, वहां पे मैंने आपको लिस्ट क्रिएशन के लिए एक फंक्शन पढ़ाया था, एक मेथड पढ़ाया था लिस्ट, ठीक है। तो उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे, LC इज इक्वल टू लिस्ट L। जब आप इस मेथड को यूज करके लिस्ट क्रिएट करेंगे तो उससे होगा क्या कि L जो आपका पॉइंट कर रहा था जिस लिस्ट को, वो आपकी ये थी 1 2 3 4। लेकिन जब हम लिस्ट मेथड की हेल्प से कोई लिस्ट क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमेशा अलग मेमोरी लोकेशन एलोकेट होती है। डजंट मैटर कि आपने यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया है, ठीक है। जैसे ही लिस्ट मेथड कॉल होगा,
LC एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, लिस्ट मेथड कॉल हुआ तो एक लिस्ट जो है उसके लिए क्रिएट हो गई। अब इस लिस्ट में वैल्यूज कौन सी आ रही है, वो वैल्यूज इस L से आ रही है, तो वो वैल्यूज यहाँ से जरूर पिक कर रहा है कि L में जो वैल्यूज थी वही LC में आ जाए, लेकिन उसकी मेमोरी लोकेशन जो है वो क्या होती है, अलग होती है। तो यहाँ पर जब हम इस तरीके से लिस्ट क्रिएट करते हैं तो एक लिस्ट के चेंजेस दूसरी लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। अब इस स्टेटमेंट के बाद जस्ट सपोज मैं L of 0 इज इक्वल टू 10 कर देती हूँ और LC of 2 मैं कर देती हूँ 30, ठीक है। तो इससे होगा क्या, जो लिस्ट L थी उसके 0th इंडेक्स पे 10 हो जाए, जो लिस्ट LC थी उसके सेकंड इंडेक्स पे 30 हो जाए। तो 0 1 2 ये है सेकंड इंडेक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया 30। अब इसके बाद आप प्रिंट करवा कर देख लीजिए अगर आप कंफर्मेशन चाहते हैं। तो अगर आप प्रिंट L करेंगे तो क्या प्रिंट होगा 10 2 3 4, और अगर आप प्रिंट LC करेंगे तो आपकी क्या लिस्ट डिस्प्ले होगी 1 2 34, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपने लिस्ट L में जो चेंजेस किए वो LC में शो नहीं हुए और लिस्ट LC में जो चेंजेस किए वो L में शो नहीं हुए। तो बेसिकली यहाँ पे ये दो अलग अलग लिस्ट हमारी क्रिएट हुई है। तो ये हमारी एक्चुअल कॉपीज हैं कि एक लिस्ट की कॉपी आपने क्रिएट की और उसके बाद वो दोनों अलग अलग लिस्ट हैं, आप जिसमें चाहे जो मर्जी चेंजेस कर सकते हैं, वो कभी दूसरी में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। इसके अलावा एक और तरीका होता है हमारे पास लिस्ट की ट्रू कॉपी क्रिएट करने का, वो होता है कॉपी फंक्शन। जैसे लिस्ट फंक्शन की हेल्प से करते हैं वैसे ही कॉपी मेथड की हेल्प से भी हम लिस्ट की कॉपी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम उस लिस्ट को मेंशन करते हैं जिसकी कॉपी हमें क्रिएट करनी है, उसके बाद हम मेथड का नाम देते हैं और फिर राउंड ब्रैकेट्स लगा देते हैं। तो इसको जैसे अगर हमें L की ही कॉपी क्रिएट करनी है LC, तो इसे हम कैसे करेंगे L डॉट कॉपी। तो L के सारे वेरिएबल्स जो है वो एक नई मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएंगे और LC जो है आपका उसे पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे भी L और LC जो है दो अलग अलग लिस्ट होंगे। अगेन वेरिफिकेशन के लिए आप उसमें चेंजेस करके जो है चेक कर सकते हैं। सपोज L of 1 आप 20 कर दीजिए एंड LC of 3 आप 40 कर दीजिए। तो उसके बाद अगर आप प्रिंट करवाएंगे तो अगर आप लिस्ट L को प्रिंट करवाएंगे तो आपको लिस्ट क्या मिलेगी 1 20 3 4, और अगर LC को प्रिंट करवाएंगे तो आपको लिस्ट क्या मिलेगी 1 2 3 40, ठीक है। तो इस तरीके से कॉपी मेथड की हेल्प से भी हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअल कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं। अब एक तो हो गया हमारे पास लिस्ट फंक्शन, एक हो गया हमारे पास कॉपी मेथड। अब यहाँ फंक्शन और मेथड का जब जिक्र हुआ है तो मुझे याद आ गया कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आपको मुझे बताना था कि फंक्शन और मेथड में डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि फंक्शंस वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली कॉल होते हैं, जिन्हें कॉल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे लैन फंक्शन है आपका, सॉर्टेड फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। लेकिन मेथड्स वो होते हैं जिन्हें हम किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करते हैं। जैसे कि आपने और बाकी जितने भी लिस्ट के मेथड्स पढ़े थे, फिर चाहे वो आपका इंडेक्स हो गया या फिर आपका अपेंड, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, क्लियर, उन सबको आप लिस्ट के ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल कर रहे थे। तो जो भी फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल होता है उसे हम मेथड बोलते हैं, और जो फंक्शन इंडिपेंडेंटली कॉल होता है वो फंक्शन होता है, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम यहाँ लिस्ट की कॉपी क्रिएट करना सीख रहे थे, तो दो मेथड्स तो हमने ये पढ़ लिए। एक और तीसरा मेथड होता है आपके पास जिसकी हेल्प से आप लिस्ट की ट्रू कॉपी जो है क्रिएट कर सकते हो, और वो है स्लाइसिंग। किसी भी लिस्ट की स्लाइस क्रिएट करके आप उसकी ट्रू कॉपी जो है वो क्रिएट कर सकते हो। हमने स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आपको बिगिनिंग से लेके एंड तक लिस्ट के सारे एलिमेंट्स जो है चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करते थे, स्टार्टिंग इंडेक्स भी एम्प्टी छोड़ देते हैं और कॉलन लगा के एंड इंडेक्स भी जो है एम्प्टी छोड़ देते हैं। तो इस केस में हमारा क्या होता है, बिगिनिंग से लेके लास्ट तक के सारे एलिमेंट्स जो है वो क्या आ जाते हैं, नई लिस्ट में आ जाते हैं। तो अगर हम यहाँ मैंने लिस्ट का नाम नहीं लिखा, एल ऑफ, या तो आप सिंपली लिख सकते हैं LC इज इक्वल टू L
0 कॉलन len ऑफ l। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपली लिख सकते हैं LC इज इक्वल टू L empty कॉलन empty। तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू 0 होती है और स्टॉप की वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड का यूज करके लिस्ट की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप लिस्ट वाले चैप्टर की सेकंड वीडियो जो है देख सकते हैं, वहां मैंने आपको स्लाइसिंग डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो अब यहाँ पे दोबारा से हम स्लाइसिंग में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम आगे ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिलीटिंग अ सब लिस्ट फ्रॉम अ लिस्ट। डिलीटिंग सब लिस्ट और लिस्ट। अब देखिए, जब हमने लिस्ट से रिलेटेड मेथड्स पढ़े थे तो उस टाइम हमने बहुत सारे एलिमेंट्स, ये मैं थोड़ा क्लियरली लिख देती हूँ, डिलीटिंग सब लिस्ट, लिस्ट फ्रॉम गिवन लिस्ट। जब हमने लिस्ट से रिलेटेड मेथड्स पढ़े थे वहां हमने डिलीटिंग के लिए ऑलरेडी कई सारे मेथड्स पढ़े थे। अगर आपको याद हो, एक हमने पढ़ा था पॉप मेथड, एक पढ़ा था रिमूव मेथड और एक हमने पढ़ा था क्लियर मेथड। एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार रिवाइज करने की कोशिश कीजिए कि आपने इनमें क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, पॉप फंक्शन जो था, इसमें हम क्या करते थे, इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करते थे और उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती थी वो लिस्ट से डिलीट हो जाती थी और फंक्शन मेथड जो है उस वैल्यू को आपको रिटर्न कर देता था। सिंटैक्स क्या होता था, l.pop, और यहाँ हम क्या प्रोवाइड करते थे, वो इंडेक्स जिसकी वैल्यू को हमें डिलीट करना है। लेकिन इन केस सपोज कि हमें नहीं पता कि वो वैल्यू कौन से इंडेक्स पर एग्जिस्ट करती है, तो उस केस के लिए हम क्या यूज करते थे, रिमूव। रिमूव मेथड में हम क्या करते थे, वैल्यू प्रोवाइड करते थे और पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता था कि उस वैल्यू की फर्स्ट ऑकरेंस को लिस्ट से रिमूव कर देता था। क्योंकि जब हम वैल्यू दे रहे हैं तो इट में भी पॉसिबल कि वैल्यू एक से ज्यादा बार जो है हमारी लिस्ट में आ रही हो। तो ऐसा नहीं है कि हर बार जब वो वैल्यू आ रही है तो वो इरेज हो जाएगी, बट उस वैल्यू की जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो इरेज हो जाती थी। और इसका सिंटैक्स क्या होता था, l.remove, और हम क्या प्रोवाइड कर देते थे यहाँ, वैल्यू। इसके बाद नेक्स्ट जो है क्लियर मेथड, ये क्या करता था कि लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देता था, क्लियर ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। तो अब ये इन सबसे क्या मिला कि या तो आप एक सिंगल एलिमेंट डिलीट कर सकते हो इधर विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स और विद द हेल्प ऑफ वैल्यू, और या फिर पूरी की पूरी लिस्ट को क्लियर कर सकते हो। और एक चीज कि क्लियर मेथड जो है सिर्फ लिस्ट के एलिमेंट्स को क्लियर करता है, लिस्ट के एलिमेंट्स को डिलीट करता था, लेकिन लिस्ट एग्जिस्ट रहती थी। अगर आपके पास एक लिस्ट L है और आपने l.clear को कॉल किया, उसके बाद अगर आप प्रिंट L करवाते थे तो आपकी जो है एम्प्टी लिस्ट डिस्प्ले होती थी, यानी कि लिस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डिलीट नहीं होता था, सिर्फ उसके एलिमेंट्स जो है वो डिलीट होते थे। अब जस्ट सपोज कि आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट है कि आपको लिस्ट का कोई पर्टिकुलर पार्ट जो है वो इरेज करना है। जस्ट सपोज आपके पास ये लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 7, इस लिस्ट से आपको ये 3 एलिमेंट जो हैं वो डिलीट करने हैं। तो क्या आप इन तीनों में से किसी मेथड की हेल्प से ऐसा कर सकते हो, या फिर आपको ये पूरी की पूरी लिस्ट ही जो है वो डिलीट करनी है, यानी कि आप चाहते हो कि वो लिस्ट एग्जिस्ट ही ना करे, सिर्फ एलिमेंट नहीं लिस्ट ही डिलीट हो जाए। तो ये दोनों ही काम इन तीनों में से किसी भी मेथड की हेल्प से पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं डेल स्टेटमेंट का। ठीक है, डेल स्टेटमेंट के जो है 3 सिंटैक्स होते हैं, मैं आपको तीनों करवाऊंगी और तीनों का यूज भी जो है वो बताऊंगी। सबसे पहला सिंटैक्स देखते हैं डेल, इसके बाद हम लिखते हैं लिस्ट का नाम, जो भी हमारी लिस्ट है वो, और उसके बाद हम इसमें प्रोवाइड कर देते हैं इंडेक्स। ये है फर्स्ट वर्जन। यहाँ पर क्या होता है आपका, ये आपका बिल्कुल पॉप की तरह एक्ट करता है, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि ये एलिमेंट को रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो इस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू लिस्ट से डिलीट हो जाएगी, लेकिन रिटर्न नहीं होगी। क्लियर। दूसरा जो मेथड होता है वो क्या होता है, डेल लिस्ट, और यहां पे हम प्रोवाइड करते हैं स्टार्ट इंडेक्स कॉलन स्टॉप इंडेक्स।
जैसे आप स्लाइसिंग करते थे सेम बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ हम स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू जो है प्रोवाइड करते हैं, और इस स्टार्ट और स्टॉप की वैल्यू से जो सब लिस्ट जनरेट होती है वो लिस्ट क्या हो जाती है, डिलीट हो जाती है। तीसरा मेथड क्या होता है, सिंपली हमने डेल के साथ लिस्ट का नाम लिख दिया। अब जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो हमारी पूरी की पूरी लिस्ट ही जो है वो डिलीट हो जाती है, उस लिस्ट की एग्जिस्टेंस ही नहीं रहती है। अब इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जस्ट सपोज हमारे पास एक लिस्ट है L इज इक्वल टू 1 2 5 9 8 6 10 15, ठीक है। अब अगर मैं यहां करती हूं डेल L ऑफ 2, अगर मैंने ये किया तो क्या होगा, अब इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं साथ साथ, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 तक इंडेक्सेस हैं। तो सेकंड इंडेक्स क्या है हमारा, ये वाला है सेकंड इंडेक्स। तो इस डेल L ऑफ 2 से क्या होगा, ये सेकंड इंडेक्स डिलीट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप प्रिंट L करवाओगे तो आपकी लिस्ट जो है वो क्या प्रिंट होगी, 1 2 9 8 6 10 और 15। ये जो सेकंड इंडेक्स वाला एलिमेंट था ये आपकी लिस्ट से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर मैं यहां देती हूं स्लाइसिंग की हेल्प से डेल L 2:6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंडेक्सेस लिख लेते हैं पहले, 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो स्टॉप इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता, तो यहाँ सिर्फ कौन कौन से इंडेक्स इंक्लूड होंगे, 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहां से देखिए 2 से लेके 5 तक, यानी कि ये जो है स्लाइस, ये हमारी सब लिस्ट होगी। तो यहाँ पे ये चारों एलिमेंट्स जो है डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप प्रिंट L करवाएंगे तो इससे आपका क्या होगा कि आपके कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो डिलीट हो जाएंगे, 9 8 6 और 10, और यहाँ पे लिस्ट जो है वो क्या शो होगी, 1 2 15। क्लियर है। अब इसके बाद जस्ट सपोज मैंने लिख दिया डेल L, ठीक है, यानी कि ये लिस्ट L जो है वो डिलीट हो जाए। इसके बाद अगर आप प्रिंट देते हो प्रिंट L तो ये आपको क्या देगा, एरर मैसेज शो करेगा, बिकॉज इस नाम से अब कोई भी लिस्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर के केस में देखिए जब हमने ये किया था तो जब आप क्लियर करने के बाद प्रिंट L देते थे तो आपकी एम्प्टी लिस्ट शो होती थी, लेकिन डेल के केस में जब आप प्रिंट L देंगे तो यहाँ आपको एरर मैसेज शो होगा, क्योंकि जो यहाँ पे आप प्रिंट करवा रहे हो इस नाम का कोई ऑब्जेक्ट ही अब एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके बाद एक टॉपिक जो है वो बचा इस चैप्टर का, वो हमसे बीच में स्किप हो गया था, लिस्ट मॉडिफिकेशन बाय स्लाइसिंग। कि स्लाइसिंग की हेल्प से जो है हम लिस्ट की मॉडिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। लिस्ट मॉडिफिकेशन बाय स्लाइसिंग, ठीक है। हमने स्लाइसिंग के बारे में डिटेल में स्टडी किया था कि स्लाइसिंग कैसे होती है और हम कैसे नई लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं स्लाइसिंग की हेल्प से। बट स्लाइसिंग की हेल्प से हम लिस्ट को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, ये टॉपिक जो है हमने बीच में स्किप कर दिया था। तो ये एक लास्ट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का बचा है, हम उसे भी कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट L है, ये लिस्ट है सपोज हमारे पास। अब हम इस लिस्ट की एक जो है वो सब लिस्ट क्रिएट कर सकते हो या फिर हम डायरेक्टली जो है इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब देखिए जब हम सब लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमारी न्यू कॉपी क्रिएट हो जाती है। हमने आज की ही क्लास में पढ़ा है कि सब लिस्ट की हेल्प से जो है एक नई कॉपी जनरेट होती है, जिसमें हम कोई भी चेंजेस करें तो वो हमारी ओरिजिनल लिस्ट में रिफ्लेक्ट नहीं होते। तो यहाँ पर हम जो लिस्ट की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं स्लाइसेस से, वो होगी कैसे। तो आज की ही क्लास में आपने एक कॉन्सेप्ट अभी अभी और पढ़ा था डेल वाला, जिसमें हमने स्लाइसिंग की हेल्प से एलिमेंट्स को डिलीट किया। यानी कि जब आप इस लिस्ट को कहीं और स्टोर ना करवा के डायरेक्टली इस पे ऑपरेशंस कर रहे हो तो वो तो आपकी एक्चुअल लिस्ट में ही परफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि आपने इसे कहीं स्टोर नहीं करवाया, कुछ क्रिएट नहीं किया। जो एक्चुअल लिस्ट है ये देखिए डेल L ऑफ दिस किया तो
ये वाली जो आपकी सब लिस्ट थी वो एक्चुअल लिस्ट से ही तो डिलीट हुई है। तो इस तरीके से जब हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं तो हमारी एक्चुअल लिस्ट में ही मॉडिफिकेशंस होती है। तो यहां पर देख लीजिए, अगर मैं करती हूं L ऑफ 1:5, अब ये 1:5 मेरी लिस्ट का कौन से वाला पार्ट है, फर्स्ट इंडेक्स से लेके, ये इंडेक्स 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहां तक आ गया, क्योंकि लास्ट इंडेक्स जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता। अब अगर मुझे इनकी वैल्यूज चेंज करनी है, मान लीजिए मुझे 2, 3, 4, 5 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 12, 13, 40, 50, तो मैं यहां से ये वैल्यूज चेंज कर सकती हूँ। मैंने मार्क कर दिया 12, 13, 40, 50। अब इसके बाद अगर आप प्रिंट L देंगे तो आपकी लिस्ट जो है क्या प्रिंट होगी, 1, 12, 13, 40, 50, 6, 7, 8, ये जो है आपकी लिस्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा दैट इट मे बी पॉसिबल कि जैसे अब यहाँ पर ये 4 इंडेक्सेस थे इस वाली स्लाइस में, तो मैंने यहाँ 4 ही वैल्यूज प्रोवाइड की, इसलिए ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। बट अगर मैं 4 वैल्यू ना देकर कम या ज्यादा वैल्यूज देती तो उस केस में क्या होता, तो उस केस में भी आपका एरर मैसेज शो नहीं होता। उस केस में जो भी आप वैल्यू देते उतनी वैल्यू जो है वो आपकी ऐड हो जाती। अब मान लीजिए मैं यहां लेती हूं L ऑफ 2,5 इज इक्वल टू 30,40। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो 2,5 में इंडेक्सेस कौन कौन से आएंगे, 2, 3 और 4, यानी कि ये वाला पार्ट आएगा 2, 3 और 4, ये तीनों इंडेक्सेस आएंगे मेरे। ठीक है, यहाँ पे ये कितने इंडेक्सेस है, 3 इंडेक्सेस है, लेकिन वैल्यू मैंने कितनी प्रोवाइड की, 2 प्रोवाइड की। तो अगर आप इसे प्रिंट करवा के देखेंगे तो आप क्या देखेंगे, जो आपके ये तीनों इंडेक्सेस हैं ये इन 2 वैल्यूज से रिप्लेस हो जाएंगे। आपकी लिस्ट क्या बन जाएगी, 1, 12, 30, 40, 6, 7, 8। सिमिलरली आप चाहे तो यहाँ पे 2 की जगह 4, 5, 1 जितनी भी मर्जी वैल्यूज दे सकते हैं, उतनी वैल्यूज आपकी इन तीनों को रिप्लेस जो है वो कर देंगी। यहाँ पर कंडीशन सिर्फ और सिर्फ इतनी होती है कि जो ये स्लाइस क्रिएट हुई है इसमें जो आप वैल्यू स्टोर करवा रहे हो वो एक आइटरेबल सीक्वेंस होनी चाहिए। आइटरेबल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, कोई लिस्ट हो सकती है, कोई स्ट्रिंग हो सकती है, या फिर कोई टपल हो सकती है। आप सिंपल इंटीजर वैल्यूज यहाँ पर स्टोर नहीं करवा सकते हो। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं। मान लीजिए ये लिस्ट है 10, 20, 30, 40। ठीक है, इसकी मैंने स्लाइस क्रिएट की 0:2। 0:2 का मतलब 0 और 1 इंडेक्स, यानी कि मेरा ये वाला पार्ट जो है ये, अब यहाँ पर मान लीजिए मैं स्टोर करवा देती हूँ A। अब ये A क्या है, एक स्ट्रिंग है बट आइटरेबल सीक्वेंस है। तो इसके बाद अगर आप प्रिंट करवाएंगे L को तो आपकी लिस्ट जो है वो क्या बन जाएगी, A 30 40। ठीक है, बट अगर इसी सेम सीक्वेंस की जगह यहां अगर मैं ये लिख देती हूं L ऑफ 0:2 इज इक्वल टू 60, तो यहां पर बेसिकली जब A रिप्लेस हो गया था तो आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी लिस्ट क्या बन जानी चाहिए, 60, 30, 40। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है, ना कि कोई आइटरेबल सीक्वेंस, तो ये आपका पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, अगर इसी को आप स्ट्रिंग बनाकर लिख दें, इस तरीके से अगर आप लिख दें तो अब ये क्या बन गया, 60 स्ट्रिंग है ये, यानी कि इसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, तो आपकी लिस्ट जो है वो क्या बन जाएगी, पहला कैरेक्टर आपका आएगा 6, दूसरा कैरेक्टर आपका आएगा 0, थर्ड जो है वो आपका इंटीजर वैल्यू है, और फोर्थ इंडेक्स भी जो है इंटीजर वैल्यू है। तो इस तरीके से हम लिस्ट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, बट कंडीशन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हमें एक आइटरेबल सीक्वेंस जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। तो आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आए हो, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इमीडिएट रिस्पांस मिलेगा। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी टॉपिक जो है वो समझ नहीं आ रहा, या फिर आप फर्दर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो जो है चाहते हैं कि मैम आप ये टॉपिक हमें पढ़ा दीजिए या ये टॉपिक समझा दीजिए, या फिर आपको CSE IP से रिलेटेड किसी भी तरीके का अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे
पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो। मुझे अपना फीडबैक प्लीज जरूर प्रोवाइड कीजिए कि आपको कंटेंट जो है वो कैसा लग रहा है, टॉपिक समझ आ रहे हैं या नहीं, और आगे आपको और किस तरीके का कंटेंट जो है वो चाहिए। तो मिड टर्म एग्जाम्स जो है वो आपके बिल्कुल पास आ गए हैं। अच्छे से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, स्टडी हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।